2017 में उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो सरकार की प्राथमिकताएं सभी क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण थी, लेकिन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी का संरक्षण और आशीर्वाद था। एक सबसे बड़ा आवश्यकता थी परसेप्शन बदलने की। उत्तर प्रदेश एक प्रेफर्ड इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन हो, ये एक चैलेंज था हमारे सामने, कि उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता, तो उत्तर प्रदेश के नाम से कुछ आना नहीं चाहता। मैं एक बहुत बड़े इंडस्ट्री से मिला मंत्री बनने के बाद मुंबई में, उन्होंने कहा मैंने कसम खाई है कि मैं उत्तर प्रदेश में नहीं आऊंगा। तो बहुत सारे लोग कसम खाकर बैठे थे कि उत्तर प्रदेश में नहीं आएंगे, और मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि आज की तारीख में उनके लिए प्रेफर्ड इंडस्ट्रियल स्टेट उत्तर प्रदेश है। इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण था सुरक्षा का, दूसरा कारण है सरकार के और इंडस्ट्रीज के बीच में डिस्कनेक्ट का था। एक कनेक्शन जरूरी था। अगर कनेक्शन जरूरी होगा, एक दूसरे से संवाद होगा, तो महत्वपूर्ण बात होगी। 2017 में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने अपना काम प्रारंभ किया। सबसे पहले हमारे लिए बात है कि हम कौन सी ऐसी पॉलिसीज लेकर आते हैं जिसके कारण इंडस्ट्रीज हमारे और आकर्षित हो। तो 2017 में पहले पॉलिसी ड्राफ्ट करने के लिए हमने सारे स्टेट्स की पॉलिसीज को अध्ययन किया, और उसमें से जो भी पॉइंट्स महत्वपूर्ण हो सकते थे हमारे स्टेट के साथ, जो मैच कर सकते थे, जो इंडस्ट्रीज जिसे आकर्षित हो सकते थे, और पॉलिसी बनाने के लिए हमने सारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ कई राउंड्स मीटिंग करी, और उसके बाद हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बाद ये था कि ये जनता के बीच में जाए। पहला इन्वेस्टर समिट 20 और 21 फरवरी 2018 को हुआ। एक साल भी नहीं हुआ था हमारी सरकार को बने हुए। हमने रोड शोज किए थे। रोड शोज के लिए मैं मुंबई गया, मैं बेंगलुरु गया, मैं चेन्नई गया, मैं हैदराबाद गया, तेलंगाना गया, मैं कलकत्ता गया, दिल्ली स्वाभाविक रूप से गया। बहुत सारी जगह हमने रोड शोज किए। तो जब हम रोड शोज करने के लिए गए, मैं रोड शोज में, मेरे को याद है हम बेंगलुरु में रोड शो कर रहे थे, तो हमने किरण मजूमदार शाह मैम को इन्वाइट किया था कि आप हमारे उसमें आइए। वो नहीं आ पाई, तो मैं उनके साथ उनके घर पे मिलने चला गया, हमारे कुछ ऑफिसर्स जो भी उस समय थे। तो शी वॉज सरप्राइज कि यूपी का कोई मिनिस्टर यहाँ पर आकर हमारे घर में भी बातचीत करने के लिए आ सकता है। ड्राइव 2.5 hours फ्रॉम द प्लेस वेयर वी स्टेड, 2.5 घंटे ड्राइव करके हम उनके पास गए। तो सबसे चैलेंज हमारे पास ये था कि हम उसको परसेप्शन को कैसे बदलें, और परसेप्शन सिर्फ मुंह जबानी नहीं बदल सकता था, काम करके बदल सकता था। हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का सौभाग्य, मैं इस बात को कहता हूँ कि हमारे पास शुरू से एक अच्छी टीम ऑफिसर्स की रही, जो स्वयं, मैंने कहा कि मेरे संतरी से लेकर मंत्री तक, संतरी से मंत्री तक आदमी को कभी भी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में बात करनी तो सब लोग उपलब्ध होते हैं बीच में। और हमारे सारे ऑफिसर्स ने, पहले ऑफिसर को ढूंढना मुश्किल था, अब ऑफिसर्स फोन करके बुलाते हैं, आओ भाई आपने इंडस्ट्री लगानी है। तो ये शुरुआत हुई, और शुरुआत होने के बाद हम लोगों ने जब जैसे इन्वेस्टमेंट प्रारंभ किए, तो मुझे याद है कि 2017 के पहले बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स आवंटित हुए थे, वो रियल एस्टेट के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे। मेरे को याद है कि बहुत सारे प्लॉट्स खाली पड़े रहते थे, कोई हमारे पास आता नहीं था। मैं एक एक अथॉरिटी का 2-2, 4-4 मिनट में बताऊंगा पूरा डिटेल, फिर आपके कोई प्रश्नों को होगी तो उनको भी लूंगा। पहले अगर हमारे पास 10 प्लॉट होते थे तो 2 एप्लीकेंट्स होते थे। आज हमारे पास 10 प्लॉट हैं तो 100 एप्लीकेंट्स। आज हम सबसे सस्ती जमीन भी दे रहे हैं और सबसे महंगी जमीन भी दे रहे हैं। हमारा यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जिस रेट के ऊपर हम जमीन दे रहे हैं, उस रेट के ऊपर किसान के पास रिमोट में भी वो जमीन खेती वाली भी उपलब्ध नहीं है, जो हम डेवलप्ड लैंड इंडस्ट्री के लिए दे रहे हैं। उसमें हमने, हमारी पॉलिसी में है कि हम उनको 25% डिस्काउंट देते। हमारे हनीश अवस्थी जो उसके सीईओ हैं, ये 25% इन्होंने कहा डिस्काउंट देते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ 25% नहीं देते हैं। 25% तो जिस भाव से हमने खरीदा उस भाव से देते हैं। अगर हमने 100 एकड़ लैंड ली, फॉर इंडस्ट्रियल में अलीगढ़ नोट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर जितनी हमारी लैंड थी सारी हमने दे दी। उस लैंड को जब हम लेते हैं तो 45 से 50% हमारे को कॉमन फैसिलिटीज के लिए छोड़नी पड़ती है, रोड्स के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, पावर सप्लाई के लिए, सारी की सारी। उसके बाद जो जमीन बचती है उसमें भी हमने 25% डिस्काउंट दिया। ऐसा ही है जी। तो मतलब वो जो जमीन छोड़ी वो तो हमारे पैसे से गई, लेकिन जिस रेट में हमने खरीदा उसमें हमने 25% डिस्काउंट दिया। तो इस नाते से सबसे सस्ती जमीन हम दे रहे हैं।
और जहां पर हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप्ड है वहां पर हमने पारदर्शिता के लिए, जहां पर 75-80% से ज्यादा इंडस्ट्रीज लग चुकी हैं, हमने ई बिडिंग करी और ई बिडिंग के माध्यम से जो हमारा रिजर्व प्राइस है उससे हमारे पास कई जगह के ऊपर 2 गुना 4 गुना के ऊपर भी बिडिंग में आकर लोगों ने वो इंडस्ट्रियल प्लॉट लिए। इसका मतलब आज उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज का माहौल है, तभी दोनों तरफ से लोग आ रहे हैं इंडस्ट्रीज में। आप बहुत सारी इस बात की चर्चाएं होती हैं। हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट किया, 4,28,000 करोड़ रुपए के जब MOU साइन किए तो उसके ऊपर बहुत सारी चर्चा होती है कि कितने हुए। मैं आपको सारा भी पूरा डिटेल दूंगा, पहले भी दे चुका हूं। लगभग 43% ऑफ द MOU साइंड वो आज या तो ग्राउंड के ऊपर अपने कमर्शियल प्रोडक्शन में आ चुके हैं या गवर्नमेंट की सारी क्लियरेंसेस मिलने के बाद प्रोसेस में है। लगभग उसमें 60,000 करोड़ रुपए के इंडस्ट्रीज के ऊपर काम शुरू हो गया। लगभग 40,000 करोड़ की इंडस्ट्रीज के ऊपर काम लगभग कंप्लीशन में, उनका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है और लगभग 80,000 में हमने सारी क्लियरेंसेस दे दिए। कोविड के कारण थोड़ा सा डिले हुआ, ये एक पक्ष है। इसके साथ साथ और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स जो हम लोगों ने MOU 2017-18 में साइन नहीं किए, उसके अलावा भी बहुत सारे थे। आज हमारे इन्वेस्ट यूपी में जो आदमी अगर मेगा इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करता है तो हम 15 दिन के अंदर उनको जमीन देते हैं। बहुत बड़ी बड़ी ऐसी इंडस्ट्रीज, डेटा सेंटर पॉलिसी हम लेकर आए। मैंने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में बात करी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बाद 18-19 हम लोगों ने सेक्टोरियल पॉलिसीज भी बनाई थी। अगर हमारे पास डाटा सेंटर के लिए हीरा नंदानीस ने अप्लाई किया तो हमने उनको 25 दिन में उसकी क्लियरेंसेस दे दी और उसका सारे का सारा भूमि पूजन शुरू हो गया और वहां पर इंडस्ट्री चालू हुई। हमारे पास 2019 में जब सेकेंड ग्राउंड ब्रेकिंग हमने करी थी, उसके बाद हमारे पास पेप्सिको वालों आए और दिसंबर 2019 में हमने उनको जमीन दी थी। फरवरी 2020 में उन्होंने काम प्रारंभ किया और अनफॉर्चुनेटली मार्च में कोविड शुरू हो गया था। अभी उसका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। इसी महीने की 15 तारीख को उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से किया था और वहाँ पे मैं पर्सनली प्रेजेंट था और यहाँ पर उन्होंने वर्चुअली उसका उद्घाटन किया। तो ये जो इंडस्ट्रीज यहाँ पे शुरू हो गए, डेटा सेंटर के लिए हमारे पास होल्ड लगी है। हमारे ACS और हमारे IIDC इस बात के लिए कह रहे थे कि सर कितने लोग आ रहे हैं, हम किनको इतने सारे इंसेंटिव्स दे पाएंगे। मैंने कहा कि जिन लोगों ने अप्लाई किया उनको देखिए, आगे हम जब तक हमारी पॉलिसी खुली है आगे हम उसके ऊपर आवश्यकता अनुसार, अगर आवश्यकता पड़ी कोविड में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीजें, ये जो हम लोगों ने मास्क पहना हुआ है, ये मास्क भी बहुत अजीब चीज लगती थी। PP किट तो ऐसे लगता था पता नहीं कौन सी चीज बाहर से इम्पोर्ट होगी तब हम बच पाएंगे। आज PP किट कैसे मतलब हर घर में बन रही है, हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमने अखबार में पढ़ा था कि 100 वेंटिलेटर्स अमेरिका दे रहा है। आज बेस्ट क्वालिटी और अब नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम वेंटिलेटर्स बना के उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने मेडिकल डिवाइस पार्क, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे को उसके लिए स्वीकृति दी है। इसी महीने में मेडिकल डिवाइस पार्क हम जेवर के आसपास यमुना एक्सप्रेसवे के अंतर्गत हमने लैंड कर लिया, वहाँ पर मेडिकल डिवाइस पार्क बना रहे हैं। तो जो हर क्षेत्र के अंतर्गत मेरे पास, मैं अब एक विभाग के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताने के प्रयास करूंगा क्योंकि बहुत कुछ बताने को है। यूपीडा से हम शुरू करें। हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है, जिस दिन उनका समय मिल जाएगा उस दिन उसका जनता के लिए समर्पित हो जाएगा। अभी भी उसके ऊपर ट्रैफिक चालू है। अभी भी जो हमारे मित्र बलिया से और गाजीपुर से आते हैं, जिनको पहले 7-8 घंटे लगते थे, अब वो 3.5-4 घंटे में अब लखनऊ आ जाते हैं। उसका चालू कर दिया। बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे जिसका शिलान्यास फरवरी 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। फरवरी 2020 में, इस बात को इसीलिए कहता हूँ क्योंकि मार्च में कोविड आ गया अनफॉर्चुनेटली। ये कोविड के पीरियड में ही हमने उसको 75% पूरा कर लिया। हमारा प्रयास है कि जितनी जल्दी उसको पूरा कर सकते हैं करेंगे, लेकिन पूरा करने के बाद ही हम उसका उद्घाटन कराएंगे। उस तरीके से नहीं कराएंगे कि पत्थर लगाने के लिए कोई उद्घाटन नहीं, क्योंकि शिलान्यास करना और शिलान्यास करके लोकार्पण करना
तीसरा, देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे गंगा एक्सप्रेस वे के ऊपर हमने 93% से ज़्यादा लैंड एक्विजिशन हमारा पूरा हो चुका है। हमारे उसका बिडिंग के लिए ओपन है, अक्टूबर में हम उसकी बिडिंग्स पूरी कर लेंगे। तो एक्सप्रेस वे नेटवर्क के नाते से उत्तर प्रदेश इज द सिंगल लार्जेस्ट स्टेट विच हैज दिस मच एक्सप्रेस वे जो हमारा नेटवर्क है। शायद देश के अन्य किसी राज्य में इतना बड़ा एक्सप्रेस वे का नेटवर्क नहीं है। हमारे पास एक्सप्रेस वे का नेटवर्क में ये सब मैं पुस्तक अभी आपको अभी मैं सब लोगों को दूंगा। गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में मैंने बता दिया, पूर्वांचल के बारे में बता दिया, बुंदेलखंड के बारे में बता दिया, गोरखपुर लिंक के ऊपर भी बहुत आपको मालूम है हमारा बहुत तेजी से काम चल रहा है। लगभग 40% से ज़्यादा हमारा वहाँ पर भी काम पूरा हो चुका है। ये सारे एक्सप्रेस वे इतना कभी भी नहीं हुए। दूसरा, फिर मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ, यूपी सीडा के बारे में। यूपी सीडा का एक बहुत बड़ा ये था कि यूपी सीडा कुछ सबसे वो कहता है एक बदनाम सा डिपार्टमेंट था, लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता होती है कि हमारे वर्क कल्चर में हमने बहुत परिवर्तन किया है। आवश्यकता अनुसार उसमें पॉलिसीज में हमने बहुत परिवर्तन किया। हमने जो उसके सर्विसेज थे, हमने कोविड काल के अंतर्गत 21 सर्विसेज ऑनलाइन करी। ह्यूमन इंटरफेस को हमने कम किया। लैंड अलॉटमेंट की प्रक्रिया को हमने आसान बनाया। लगभग 8,500 करोड़ रुपए के इनवर्ड इन्वेस्टमेंट्स हमारे को 2017 से 2021 तक के बीच में हमारे पास यूपी सीडा के पास आए। हमारे पास यूपी सीडा में नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स अलग अलग साल के लिए मेरे पास है, मैं बताऊंगा आपको। कोविड में यहाँ पर मैं इस बात को बताऊंगा, 19-20 में हमारे पास 220 नंबर ऑफ यूनिट्स यूपी सीडा में हम लोगों ने उनको प्लॉट अलॉटमेंट किया था 19-20 में, और 20-21 में हमने लगभग 100 गुना उसको बढ़ा के 441 100% राइज था। कोविड टाइम में भी हम शांति से नहीं बैठे और हमने उस टाइम में भी हमने यहाँ पर काम किया है। बड़ी बड़ी कंपनी, चाहे वो पेप्सिको हो, जैसे मैंने बताया कि पेप्सिको 2019 में आए, उनका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। रिमझिम इस्पात ने हमारे यहाँ किया, आदित्य बिरला ग्रुप ने किया, आइनॉक्स वालों ने ये फिर कोविड में मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे क्राइसिस अगर ऑक्सीजन की हुई थी तो हम ऑक्सीजन इंडस्ट्रीज के लिए स्पेशली एक पॉलिसी लेकर आए, और जितने भी हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए हमारे पास एप्लीकेशंस आई थी, हमने 15 दिन में उनको क्लियर करके उनको ज़मीन अलॉट कर दी, और वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट रायबरेली में उसका काम शुरू हो गया है। हमीरपुर में उसका काम शुरू हो गया। यहाँ पर मथुरा में उसका काम शुरू हो गया। ये इस टाइप से यहाँ पर आइनॉक्स का यहाँ पर था। गाजियाबाद में हमने पहले ही, ये कोविड के पहले जो 50 मीट्रिक टन वो बनाते थे लिक्विड गैस, उसको 150 मीट्रिक टन का पहले ही उसको एनहांसमेंट हो गया था, और उसका उद्घाटन माननीय प्रमुख मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया था। इधर हमारे पास जो बड़ी कंपनी आई, एबी मॉरिस को हमने 257 एकड़ लैंड अलॉट कर दी है। लैंड हैज़ बीन अलॉटेड टू देम। उसमें लगभग 1100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 5,000 लोगों का एम्प्लॉयमेंट है। पेप्सिको का मैंने बताया, आइनॉक्स इंडिया के ने बताया, मैपी कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन इंडिया लिमिटेड का, इनको भी हम लोगों ने ये 250 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट है, इनको हमने लैंड अलॉटमेंट कर दिया। हमारे पास जो पॉलिसीज रिफॉर्म्स के लिए मैंने आपको बताया, एक बहुत बड़ा रिफॉर्म किया था, हमने सेंट्रलाइज सेवा कर दी थी। जनरली इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में जिस व्यक्ति को जो अथॉरिटी में अपॉइंटमेंट होता था, फॉर एग्जाम्पल नोएडा उसमें एक महत्वपूर्ण, तो नोएडा में अगर किसी ने नौकरी ज्वाइन की तो उसकी सारी रिटायरमेंट में नोएडा से हो जाता था। तो वहाँ एक काकस सा बन गया था, एक शिथिलता थी आ गई थी। आरोप प्रत्यारोप भी बहुत प्रकार के लगते होंगे, तो उसमें पारदर्शी करने के लिए मैंने इस बात का निर्णय लिया कि हम सेंट्रलाइज सेवा करेंगे। आज सेंट्रलाइज सेवा के नाते से हमने वहाँ पर काम करने का एक माहौल बनाया। पहले मैं इस बात को कहता हूँ कि पहले पर्ची के माध्यम से प्लॉट मिलते थे, पर्ची के माध्यम से प्लॉट नहीं मिलते। छोटे प्लॉट 4,000 से नीचे हम सार्वजनिक रूप से पारदर्शी लॉटरी के माध्यम से देते हैं, और बड़े प्लॉट हमने एक क्राइटेरिया बना रखा है, उस क्राइटेरिया का ऊपर जो खरा उतरता है उसको हम वो प्लॉट देते हैं। नोएडा में अभी हमने बड़े बड़े लगभग 886 भूखंड हम लोगों ने आवंटित किए, जिसमें से 13,960 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है, जिसमें बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को हम लोगों ने प्लॉट दिया। सैमसंग डिस्प्ले यूनिट, जो चाइना से उठकर अगर पहली कोई इंडस्ट्री देश में आई वो सैमसंग डिस्प्ले की थी, और देश में आने के बाद हमारे उत्तर प्रदेश में आई, जो चालू हो गई है।
अडानीज को हम लोगों ने प्लॉट दे दिया, यूफ्लेक्स मशीन्स इनको दे दिया, मदरसन सूमी को दे दिया, डिक्सन टेक्नोलॉजीज को दे दिया। एक बहुत बड़ा कई सालों से विवाद चल रहा था आइकिया ग्रुप वालों के साथ। हमने इनको भूखंड आवंटित कर दिया, 3 भूखंड जो कमर्शियल हो सकते थे, और ये दुकानें जब इसमें 6500 करोड़ रुपए का हमारे पास इन्वेस्टमेंट आया है। आइकिया वालों ने लगभग 850 करोड़ रुपए का अपफ्रंट पूरी पेमेंट करने के बाद अभी उनको हम लोगों ने प्लॉट आवंटित किया, जहां पर वो अपना काम शुरू कर दिए हैं। आवासीय भूखंडों में वित्तीय वर्ष 17-18 और 20-21 के बीच में लगभग 532 आवासीय भूखंड हम लोगों ने अलॉट किए हैं। 4 वर्षों में प्राधिकरण की प्राथमिकताएं जो थी, वो जो वर्षों से लंबित पड़े हुए इशूज थे, हमने उनको रिजॉल्व किया। मैंने अभी एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने ये तय किया है कि अब जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हम बनाएंगे, अभी तक तो ये होता था कि कोई इंडस्ट्रियल क्लस्टर काट दिया तो सारे इंडस्ट्रियल प्लॉट उसमें काट दिए जाते थे, लेकिन हमने ये निर्णय किया कि अब आगे जो हम इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप करेंगे, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाएंगे, हम उसमें हर बात का ध्यान रखेंगे कि वहाँ पर रहने वाले लेबर को 25 किलोमीटर दूर से नहीं आना पड़े, वहीं पर उनके लिए लेबर्स के अफोर्डेबल हाउसेज बनाएंगे। जनरली इस एरियाज के अंतर्गत वहाँ पर चाय पीने के लिए छोटे छोटे जो कियोस्क लगते हैं, वो अव्यवस्थित रूप से लग जाते हैं और लोग कहते हैं अतिक्रमण हो गया। तो कुछ लोगों को लगता है कि बहुत उन्होंने काम करना है, तो उस गरीब आदमी को हटाने की कोशिश करते हैं, और उसके साथ साथ चाय पीने की कोई जगह भी नहीं होती। तो वो सारे की सारी प्लानिंग, चाहे वो छोटे कियोस्क के माध्यम से हो, इंडस्ट्री लग रही है तो इंडस्ट्री से संबंधित जो उनको इक्विपमेंट खरीदने हैं, उसको खरीदने के लिए 15-20 किलोमीटर जाना पड़ता था। तो वहाँ पर एक होलिस्टिक इस बात की अप्रोच हो कि इंडस्ट्रीज में काम करने वाले, चाहे वो लेबर हो, चाहे उनके मैनेजमेंट स्टाफ हो, हर श्रेणी और हर वर्ग के लिए वहाँ पर उनको मकान भी बना कर देंगे, और मिक्स लैंड यूज के माध्यम से आवश्यकता करने पर वहाँ पर अगर बड़ा होगा तो एक छोटा सा स्कूल भी हो, लेकिन वो डेडिकेटेडली फॉर द पीपल दोज हु आर वर्किंग इन दैट इंडस्ट्रियल एरिया ही होगा। उसमें हम किसी रियल एस्टेट के ऊपर ना हो जाए। मैं रियल एस्टेट का इस बात को मैंने कहा कि पहले लोग प्लॉट ले लेते थे, 5-10 साल 15 साल इंतजार करते थे, फिर बेच देते थे। हमने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, हमने उसको एक्ट बनाया कि अब हम जिसको इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉट करेंगे उसको 5 साल में अपनी इंडस्ट्रियल लगानी मैंडेटरी लगाना पड़ेगा, नहीं लगाएगा तो हम उसका प्लॉट कैंसिल कर देंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में जब हम इस शर्त के साथ लोगों को प्लॉट दे रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्लॉट, और बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, इसका मतलब है अब जेन्युइन इंडस्ट्रियलिस्ट ही उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा है, और वो हमारे पास प्लॉट लेने के लिए उसने एप्लीकेशंस दी हैं। नहीं तो 5 साल बाद कैंसिल हुआ। पिछले ये भी हमने निर्णय लिया था, हमने पिछले दिनों एक्ट पास कर दिया था कि 1 साल के अंतर्गत जो नहीं लगाएगा हम उसको कैंसिल कर देंगे। कुछ लोगों के द्वारा रिप्रेजेंटेशंस आए थे कि थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए, तो हम लोगों ने उस एक्ट के हिसाब से उसमें देखेंगे, अब हम चर्चा करेंगे कि उनको थोड़ा समय, एक लिमिटेड टाइम उनके एफिडेविट के साथ कि हम ये इतने टाइम में इंडस्ट्री लगा लेंगे तब तो छोड़ेंगे, नहीं तो उनका प्लॉट कैंसिल कर देंगे, और जो न्यू इंडस्ट्रीज है हम उसको उस प्लॉट को हम देंगे। ग्रेटर नोएडा के बारे में मैं जरूर कहना चाहता हूं कि वहां पर इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप, वहां पर ग्रेटर नोएडा में ये जो हमारे 2 फ्रेट कॉरिडोर्स हैं, मुंबई दिल्ली फ्रेट कॉरिडोर और AKIDC अमृतसर कलकत्ता फ्रेट कॉरिडोर, ये दोनों आकर वहां पर एक जगह के ऊपर मिलते हैं दादरी में। वहां पर ये हमें मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब वहां पर बना रहे हैं। वो अपने आप में एक नया स्वरूप होगा हिंदुस्तान का, मैं कह रहा हूँ कि नया स्वरूप होगा हिंदुस्तान का देखने के लिए। वहाँ पर हमने बहुत उनका 4 FAR भी उनको दिया है, बहुत मल्टी स्टोरी मतलब ये इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स भी आएंगी, कमर्शियल भी आएंगी, वहाँ नए टाउनशिप भी आएंगी, मतलब पूरा एज ए होल वो इंडस्ट्रियल इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए हम लोगों ने वहाँ पर किया। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए हम लोगों ने वहाँ पर ज़मीन दे दी है। वहाँ पर मैंने वहाँ एक नया, मैंने कहा एक लेटेस्ट खूबसूरत शहर वहाँ पर सारी आवश्यकता के रूप वहाँ पर बनेगा। हम लोगों ने वहाँ पर पब्लिक सर्विसेज के लिए 1 मैप GIS सिस्टम भी लागू किया। लोगों का जो लिविंग का स्तर था नोएडा और ग्रेटर नोएडा में विशेष रूप से, उसमें बहुत सुधार आया है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक सुंदर स्वरूप में हम जनता के सामने है। पब्लिक फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए थी वो सारी की सारी हम देने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ का रहने का भी स्तर अच्छा हो, वहाँ के इंडस्ट्रीज़ का भी एक अच्छा हो। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, दिल्ली में विशेष रूप से
इंडस्ट्रीज के नाते से, चाहे वो एनजीटी के ऑर्डर्स के नाते से हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के नाते से हो, वो इंडस्ट्रीज जो हमारे पास आ रही हैं उनको हम फ्लैटेड फैक्ट्रीज के माध्यम से वहाँ पर फ्लैटेड फैक्ट्रीज बनाएंगे। ये हम कंसेप्ट लेकर आए हैं कि फैक्ट्रियों का जैसे मॉल होता है वहाँ पर बनाएंगे प्लग एंड प्ले कि आइए हमने उसको बना दिया, आइए आपको 500 स्क्वायर मीटर जमीन चाहिए। जैसे दिल्ली में लोग अपने घरों में कोई प्लग बनाता है, कोई पेन बनाता है, तो उनके लिए हमने वहाँ पर जगह दे दी है। हमारा वहाँ पर काम चालू है यूपी सीडा के माध्यम से, तो वो आएंगे तो हम उनको वहाँ पर प्लग एंड प्ले इस टाइप की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को उनको ये फैसिलिटीज़ देंगे। यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी के हाँ, यहाँ पर हमने वहाँ पे फिल्म सिटी के बारे में हम सब लोगों ने लिखा है, हमने कंसल्टेंट्स अपॉइंट कर दिए थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है और अपनी पीपी की गाइडलाइंस का पालन करते हुए प्राइवेट डेवलपर के माध्यम से हम उसमें रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशंस के लिए भी अब आगे बढ़ रहे हैं। तो वो जैसे आएगा उसको हम तेजी से, क्योंकि हम प्लानिंग करना चाहते हैं, अनप्लान्ड प्लानिंग नहीं करना चाहते कि कोई घोषणा कर दी तो बिना प्लान किए उसको खड़ा कर दे, बाद में जिसके कारण कठिनाई हो। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते जिसके कारण जो अभी तक समस्याएं थी, वहाँ पहले लैंड अलॉटमेंट होकर किसी को अलॉट हो जाता था, बाद में पता चलता था कि इसके ऊपर कोई लिटिगेशन है, चाहे वो किसान का हो, चाहे वो विभिन्न कोर्टों में लंबित लिटिगेशन हो। पहले होल्ड लगी रहती थी कि ले लो, कागज के ऊपर जमीनें बिक जाती थी, लोगों को पता ही नहीं होता था। हमने इस बात के ऊपर सख्ती से निर्देश दिए हैं कि कोई भी इस प्रकार का लैंड जब तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगी हम किसी को अलॉट नहीं करेंगे। मतलब लिटिगेशन वाली लैंड लोगों को अलॉट हो जाती थी, ये बहुत बड़ी समस्या थी। या यमुना एक्सप्रेसवे में हमने भूखंडों का लगभग 1150 भूखंडों को हमने प्लॉट आवंटित किया है। कोविड काल में भी कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारा ये सारा काम जारी है। जब ये 1259 इकाइयों को हमने कोविड काल में इनको अलॉटमेंट किए। लॉजिस्टिक हब और हेरिटेज सिटी के नाते से मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि यमुना एक्सप्रेसवे जो है वहाँ पर मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया, ये सारे का सारा वहाँ पर हम हेरिटेज सिटी के नाते से इसका पूरे का डेवलपमेंट का प्लान बना रहे हैं कि यहाँ पर लोग आएँ। यहाँ पर टप्पल बाजना नगरीय केंद्र में हमने ज़मीन ले ली है। मेडिकल डिवाइस पार्क के बारे में मैंने छोटा सा बताया था। ग्रेटर नोएडा से परी चौक के लिए जो प्राधिकरण ने क्षेत्रवाद जेवर के सभी प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में वहाँ पर मेट्रो परियोजना वहाँ से लाने की हमारा यमुना एक्सप्रेसवे काम करेगा। ईस्टर्न पेरिफेरल एंड यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर इंटरचेंज का निर्माण बहुत लंबित पड़ा हुआ था, उसका भी हमने रिजॉल्व कर दिया, उसके ऊपर भी काम शुरू हो गया। हमने उत्तर प्रदेश शासन को ट्रामा सेंटर के लिए भी हमने निःशुल्क लैंड उपलब्ध करा दिया ताकि वहाँ पर हॉस्पिटल भी हो, और स्किल डेवलपमेंट के लिए भी स्किल डेवलपमेंट सेंटर वहाँ पर सेक्टर 33 में हम लोगों ने उसके लिए भी लैंड दी और उसके साथ एग्रीमेंट उनके साथ कर लिया। मैंने ये यूपी सीडा के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताया है। गोरखपुर इंडस्ट्रियल एरिया के नाते से, जो कि गोरखपुर में पहले इंडस्ट्रीज आती नहीं थी, हम और लैंड एक्वायर कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने इस दरमियान ही 2017 से 2021 तक 118 भूखंड हम लोगों ने औद्योगिक उपायों के आवंटित किया जा चुका है, जिसमें 766 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था। वहाँ पर भी एक फ्लैटेड फैक्ट्री हम सब जगह लेकर आए हैं। प्लास्टिक पार्क, वहाँ पर धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप हम डेवलप कर रहे हैं। और ये जो गोरखपुर लिंक है इसके किनारे भी हम इंडस्ट्रियल लैंड लेकर वहाँ पर भी इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप करेंगे। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमने जो एक्सप्रेस हाईवेज हैं, ये हमारे जो डिपार्टमेंट का नाम है वो यूपी ईडा है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। पहले ये होता था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी तो नहीं होती थी, सब रोड बनाने का काम हो जाता था कि रोड बना लो, काम खत्म हो। हमने सरकार में आने के बाद मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यह निर्णय लिया कि हम इसके किनारे भी इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप करेंगे, और जहाँ पर भी ये रैम्प्स उतरते हैं उसके आसपास 10 किलोमीटर के आसपास लोगों इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पर हमारे लैंड के सर्वे का काम प्रारंभ है। हम वहाँ पर भी सस्ती लैंड देंगे, और लैंड के नाते से उन एरियाज में जिस समय ये इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होंगे, और जो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि सारी सुविधाओं से परिपूर्ण वो इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप होंगे, वहाँ पर उसका हम काम करेंगे। लगभग ये सारा जो हमारा भी इन्वेस्टमेंट है इसमें 5,21,000 लगभग कुल रोजगार ये सृजित होने की संभावना है।
और इसके ऊपर हम अपना काम कर रहे हैं। डिटेल में मैंने कहा कि मेरे पास हर विभाग का डिटेल है, लेकिन मैं तुम्हें इतना कहूँगा कि उत्तर प्रदेश जहाँ पर इंडस्ट्री के नाते से कोई चर्चा नहीं होती थी, आज इंडस्ट्री की सबसे महत्वपूर्ण चर्चा होती है। इसके नाते से हम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी और मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के ऊपर जिस तरीके से काम करते हैं वो आपके सामने है।